वेलकम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नाम पहले लिखा हुआ है। इसका भी चले हम निकनेम दे देते हैं CFS। हमने एनपीओ का निकनेम दिया था, इसका निकनेम है CFS। चलिए बेटा ये हमारे 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। थ्योरी क्वेश्चंस आने के बेटा 10% चांसेस रहते हैं, 90% इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसमें 6 से 8 क्लासेस लग जाएंगी। मेरी कोशिश रहेगी मैं 6 क्लासेस में चैप्टर निपटा दूं। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा नाम देखिए आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कैश मतलब हमारे पास रोकड़ा जो होता है पैसा होता है। फ्लो फ्लो मतलब उसका आना या जाना। फ्लो का मतलब होता है मूव करना। मूव वो बाहर भी जा सकता है मेरा पैसा अंदर भी जा सकता है। स्टेटमेंट तो पैसों के आने जाने की स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ रही है बात समझ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ट्रिकी क्या रहता है, आपको फॉर्मेट याद करना है। आपको फॉर्मेट याद हो गया ना तो आपको एज इट इज आइटम्स उठा के लिखनी है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट याद करना है। चलिए पहले देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बता चुकी हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing the changes in financial position of business concern during different interval of time in terms of cash and cash equivalents। चलिए इंग्लिश में समझा दिया, इसको हिंदी में करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटा फाइनेंस का मतलब ही पैसा होता है। फाइनेंशियल पोजीशन की चेंजेस मतलब उसके अंदर क्या बदलाव आया है, शुरू में मेरे पास क्या था, आखिरी में मेरे पास क्या है, वो जो बदलाव आता है बिजनेस के अंदर एक टाइम इंटरवल के में। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा 1 महीने की भी बना सकते हैं, 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। ठीक है, तो वो जो टाइम इंटरवल है, देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल हमारे पर डिपेंड करता है बेटा हम कितने टाइम की बना रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आप कहेंगे कैश तो समझ आते हैं मैम, कैश क्या है, ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है समझा देते हैं बेटा। नाम से समझ आ रहा है वैसे तो। कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, जो कैश के इक्वल होता है, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो इजीली लिक्विडेबल होता है। क्या बोल रहे मैम बेटा, कैश का जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम आप बैंक्स में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, ज्यादातर सबके पापा ने करा रखी होगी। उसको हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं, हमें कैश की जरूरत होती है, एफडी तोड़वाई, पैसा ले आए। तो एफडी इज नथिंग बट अ कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम इजीली लिक्विडेबल होती है, जो इजीली हम लिक्विड, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, दैट इज जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट पूरे चैप्टर में बेटा आपके ये ना पीछा नहीं छोड़ेगी ये वर्ड। ये जो आपका छोटा सा ये है कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हर फॉर्मेट में आएगा। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट एक बार आपके पूरे फॉर्मेट में जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पता चल गया, फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। होता क्या है, कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट तो ठीक है समझ आता है, हमें फॉर्मेट दे दोगे मैम आप, हम स्टेटमेंट बना लेंगे। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो होता है बेटा इनफ्लो दैट इज रिसीव्ड, हमारे पास पैसा आया है, हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड है हमारी, इनफ्लो हो गया पैसा आना, इनफ्लो पैसा जाना, दैट इज मैंने किसी को पेमेंट करी है, आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो रिसीव्ड्स, आउटफ्लो पेमेंट्स। ऑफ किसका आना जाना, कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों का, खाली कैश का नहीं, कैश इक्विवेलेंट भी उसमें इक्वली इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट आएगा या जाएगा, उसकी जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा आना पैसा जाना। फ्लो का मतलब बड़ा इजी, खुद ही देखना बेटा। फ्लो मतलब चलना। अब चलना वो इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, दैट इज मेरे पास आ भी सकता है और मेरे से जा भी सकता है। ठीक है, इट इंप्लाइज मूवमेंट इन एंड मूवमेंट आउट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Receipt of cash from non-cash item is termed as cash inflow. Non-cash items के से जो हम रिसीव करते हैं उसको cash inflow बोलते हैं, while cash payment in respect of such item is termed as cash outflow. आप बोलेंगे मैम नॉन कैश आइटम क्या होती है, नॉन कैश आइटम बेटा कैश इक्विवेलेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैश। कैश मतलब कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक क्या होते हैं बेटे, जो आपकी छोटी छोटी एफडीज आरडीज बैंक्स में होती हैं। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है आपका, करंट अकाउंट नहीं आता बेटा, सेविंग। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स, ये जितने भी इसके अंदर आपका बैंक के अंदर छोटा मोटा पैसा रखा है, सारे मिला के ये कैश में हैंड होता है। ठीक है, तो आपके हाथ में जो पैसा है दैट इज आप अपने ड्रॉर में जो पैसा रखते हैं, प्लस आपने जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, इन दोनों को कैश में इंक्लूड किया जाता है।
आगे आता है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश समझ आता है, सिंपल है, सबने बचपन से पढ़ा है, कैश होता है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वही बेटा मैंने अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड, आप देखिए, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, जो इजीली जल्दी सी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकता है, जो इजीली शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है जब मुझे जरूरत है तब। Investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subjected to insignificant risk of change in value। लिख लीजिएगा बेटा आप ये टर्म्स अपने नोटबुक्स में। लास्ट लाइन पढ़िए बेटा, which are subjected to an insignificant risk of change in value, that is आपका रिस्क नहीं है कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शेयर्स है, शेयर्स के अंदर रिस्क होता है कि भैया शेयर का पैसा बढ़ भी सकता है, शेयर का पैसा कम भी हो सकता है, लेकिन इसमें कैश इक्विवेलेंट्स में रिस्क नहीं होता, जितना है उतना मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। जैसे एफडी, कभी भी पैसा कट के नहीं मिलता बेटा, उसमें आपको पूरा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है वो अलग, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब बिल्कुल भी रिस्क ना होना कि उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। 4 लाख था तो 4 लाख का 4 लाख ही पैसा रहना चाहिए मेरा, जब भी मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, जब भी मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ उसमें उतना ही उसका पैसा रहना चाहिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। लास्ट बेटा मैंने एक लाइन लिखी है, ये आपके आगे काम आएगी, अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये काम आएगी। क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब जब तक ना दिया हो, करंट इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे और वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा। दैट इज, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली दिया हो बेटा आपको तो एक अलग बात है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो मैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में लूंगी, ठीक है। जो करंट एसेट्स होते हैं एक तरीके से वो सारे मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही थी, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में अगर स्पेसिफिकली दिया हो कि भाई ये इतने टाइम पीरियड के लिए इस चीज के लिए स्पेसिफिकली है, तो एक अलग बात है, वरना हम उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, सिंपल। तो अभी तक मैंने आपको 4 टर्म्स कराई है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स मैंने आपको कराई है जो आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगी। अगेन आप प्लीज मेरी फर्स्ट क्लास को कभी भी थ्योरी समझ के ना लीजिए, प्लीज इसको कॉन्सेप्ट की तरह लीजिए। मैं आपको एनपीओ कराया बेटा, उसके अंदर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी कराई थी, वो थ्योरी के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस आगे कर पाए, जो बच्चे इजीली कर पाए, ठीक है। इसीलिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्लास है, आज मैं सिर्फ थ्योरी कराऊंगी आपको, ऑनेस्टली बता रही हूँ, लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगी, वो भी थ्योरी के ही है, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस जो है जो मैं कराऊंगी टर्म्स क्वेश्चंस, ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। ये छप गए तो क्वेश्चंस आपको मैटर ही नहीं करेंगे कितना बड़ा है कितना छोटा है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। क्यों? आपको इंडिविजुअल आइटम के ट्रीटमेंट पता होगी, ये आइटम है इसको यहाँ डालो, ये आइटम है इसको यहाँ डालो, सिंपल। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव हम बनाते क्यों हैं, रीजन क्या है इसके बनाने का। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है बेटा, यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज बेटा रिसीट होते हैं, आपके पूरे चैप्टर में सोर्सेज आएगा और एक एप्लीकेशन आएगा, लिख लीजिएगा, सोर्सेज मतलब रिसीट, एप्लीकेशन मतलब पेमेंट, ठीक है। यूज्ड फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट मतलब जानना, ऑफ सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज विज, दैट इज विज का मतलब एग्जांपल्स, जैसे कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपके ऊपर से क्या होगा ये सब मुझे पता है, मैं समझा देती हूँ बेटा। हम ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है जिसको लेके बनाते हैं, 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है जिनको लेके हम बनाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सब कराऊंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आता है उसकी असेसमेंट होती है, हमारा ये रीजन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। मतलब इन तीनों एक्टिविटी से जो भी पैसा आया, अभी मैं सिर्फ सोर्सेज की बात कर रही हूँ बेटा, रिसीट की बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में, जो पैसा आया किन से, इन तीनों एक्टिविटीज से, उसकी असेसमेंट करना, उसको जानना। नेक्स्ट पॉइंट सेम है, सिर्फ एप्लीकेशन है, दैट इज इन तीनों एक्टिविटीज से जो पैसा गया, एक्टिविटीज से पैसा आता है, एक्टिविटीज से पैसा जाता है, ये हमने पूरा चैप्टर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका लास्ट में बेटा जो फॉर्मेट बनेगा वो तीनों पूरा फॉर्मेट बनेगा इन तीनों एक्टिविटीज को लेके, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी एक्टिविटीज पढ़ेंगे,
ठीक है। पर सबसे पहले हम आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। अब वो होता क्या है वो हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ कि हम बनाते क्यों हैं, ताकि हमें पता चल जाए इन तीनों एक्टिविटीज से कितना पैसा आया है, इन एक्टिविटीज से कितना पैसा गया है। दो ऑब्जेक्टिव हो गए। लास्ट ऑब्जेक्टिव मेरा आता है नेट चेंज क्या आया है। इन तीनों एक्टिविटीज से मिला के मेरे पास नेट चेंज क्या आया है, स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना है। स्टार्टिंग और एंड के बीच का जो भी हमारा सफर होता है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टेटमेंट में डाल देते हैं, पूरा सफर खत्म। कोई दिक्कत? नेट चेंज का मतलब बेटा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश है। जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, जो भी हमारा ओपनिंग में और क्लोजिंग में एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जो हमारा नेट अमाउंट आएगा लास्ट में, वो जानते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है हमारा। ऑपरेट बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है बेटा? ऑपरेट करने का मतलब ही क्या होता है? ऑपरेशन, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बिजनेस में मेन काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शायद आपको एग्जांपल भी दिया। हाँ ये रहा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी गारमेंट बनाती है, कपड़ा बनाती है, ठीक है, तो उसकी उस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? मतलब हर कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। जो स्टील बना रहा है उसके लिए स्टील सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो पूरा प्रोसेस। जो गारमेंट बना रहा है उसका गारमेंट का जो प्रोसेसिंग करेगा वो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। इसका मतलब है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने का जो सफर होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो भी कैश आया गया है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। दैट इज जो डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट है। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको कि कोई गारमेंट बनाती है कंपनी, तो उस कंपनी के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, क्या क्या होंगी? पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके आना। इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज वेजेस, सैलरीज, लोगों को पैसा देना, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये जो भी खर्चा है। उसके बाद सेल ऑफ गारमेंट के ऊपर जो खर्चा आया हमारा, सेल से जो हमारा पैसा आया है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों की बात कर रहे हैं बेटा। कैश फ्लो में तो कराया ना पीछे ऑब्जेक्टिव में कि रिसीट और पेमेंट दोनों, इन तीनों एक्टिविटीज से रिसीट और पेमेंट। तो सेल से मेरी क्या आएगी? रिसीट आएगी, बाकी एक सारी मेरी पेमेंट रहेगी। एप्लीकेशन और सोर्सेज, दो चीजें याद रखनी है, सोर्सेज रिसीट, एप्लीकेशन, पेमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है, अब हर कंपनी की ऑपरेटिंग भी होती है, हर कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी होती है, और हर कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम रहती है ज्यादातर सारी कंपनीज की, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारी कंपनीज की डिपेंड करती है वो क्या क्या कर रहे हैं। ज्यादातर इनकी भी सेम रहती है, क्या वो भी रॉ मटेरियल खरीदेगा, कुछ खर्चा करेगा बनाने के अंदर, उसको सेल करेगा, होती सेम है, लेकिन एक्टिविटीज का नेचर चेंज हो जाता है। दैट्स इट, नाम इनका सेम रहेगा, अंदर का नेचर चेंज हो जाता है। और नेचर से हमें हमें क्या लेना देना, हमें तो अकाउंट से लेना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस बेटा, फाइनेंस मैंने आपको पहले भी बताया, फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। तो जो हमारे पैसों से रिलेटेड दैट इज हमारे फंड्स, कैपिटल, बिजनेस में पैसा कहां से आया है, बिजनेस में कैपिटल कहां पे दिया है, जिससे हमारी कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है, जिससे हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। लोन ले लिया, लोन दे दिया, ठीक है। तो ऊपर जो एक्टिविटीज थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो मेरी थी किससे रिलेटेड? और मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये है मेरे फाइनेंस से रिलेटेड, दैट इज मैं अरेंज कहां से कर रही हूँ पैसा, लोन ले रही हूँ, अपना खुद का कैपिटल लेके आ रही हूँ, किसी से कुछ उधार पे ले रही हूँ, या किसी कोई मेरे क्रेडिटर्स है, जो भी है, जो मेरा फाइनेंस रिलेटेड, दैट इज जो मेरा पैसा आना जाना है, बिग अमाउंट, जो मेरे पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है वो अमाउंट। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? इसको पढ़ भी लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एंटरप्राइजेस। लॉन्ग टर्म, इसमें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म था कि जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए, इतने टाइम में शुरू हुआ, इतने टाइम में प्रोडक्ट खत्म हो गया। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती है, लॉन्ग टर्म फंड्स या फिर कैपिटल जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। लोन ये तो नहीं है हम सिर्फ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए लोन ले लिया, वो अगर 1-2 महीने का भी है तो वो बेटा शॉर्ट में आएगा हमारा, इसमें नहीं आता। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट अलग होती है।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बैंक से हमने लोन ले लिया, बैंक को हमने लोन पे कर दिया, शेयर्स को हमने पे कर दिया, हमारे जो शेयर होल्डर्स हमको पे कर दिया, या हमारे जो फंड्स हमने उधार लिए थे वो पे कर दिए या ले लिए, कुछ भी, सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, कोई दिक्कत। लास्ट आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटा हमारा लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नाम ही समझ आ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उसका जो हमने करी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि हमने कोई लैंड खरीद लिया, ठीक है, कोई एसेट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, जो मेरे काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देख भी सकते हैं बेटा, AS3 के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं ज्यादातर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, और ये कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती। अब याद कीजिए मैंने वो पॉइंट आपको क्यों लिखवाया था लास्ट स्लाइड में सबसे नीचे, क्या लिखवाया था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लिखवाया था कि उसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और स्पेसिफिकली मेंशन है तो हम उसको लॉन्ग टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है तो हम कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, नहीं है तो हम नहीं लेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए अब बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कैश इनफ्लोज हैं आपके, ये हमारे कैश आउटफ्लोज है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, दैट इज ऑपरेटिंग के बेटा कैश इनफ्लोज देखिए 2 है, ऑपरेटिंग के आउटफ्लोज देखिए 3। ये एग्जांपल्स हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, पढ़ भी लेते हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, हमारे पास कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा, हमने गुड्स सेल कर दिए, सर्विस दिए कस्टमर्स को, उसने हमें पैसा दिया है। रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशंस, अदर रेवेन्यू, जो छोटे मोटे जो खर्चे, जो छोटे मोटे रेवेन्यू टाइप के आइटम्स हैं। रेवेन्यू रिसीट पर एनपीओ में पढ़ाया था, रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है, तो कैपिटल रिसीट एक तरीके से मेरा फाइनेंसिंग में आता है और रेवेन्यू रिसीट मेरा एक तरीके से ऑपरेटिंग में आता है, आप ऐसे समझ लीजिए। आउटफ्लोज, कोई हमने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा कर दिया, कोई हमने इन्वेंट्री खरीद ली, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिए मैंने, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर दी, ये सब, ठीक है। ऐसे ही हमारा इन्वेस्टिंग में हमारा फिक्स एसेट्स के ऊपर ही है सिर्फ सारा जो आउटफ्लोज है, और इनफ्लोज भी हमारा ज्यादातर डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, इशू ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर, सॉरी ये तो इक्विटी शेयर तो फाइनेंसिंग में आ गया ना, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, इन्वेस्ट किया मैंने, ठीक है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने शेयर होल्डर खरीद लिया, मुझे डिविडेंड मिला, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कहीं पे पैसा लगाना, अपनी कंपनी से निकल के दूसरी जगह पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उससे जो हमारे को इनकम आती है वो मेरा कैश इनफ्लो, उसकी जो मेरा खर्चा होता है वो कैश आउटफ्लो, सिंपल। ऐसे फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर हो गया, कोई डेट या बॉन्ड खरीद लिया, प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन है, इससे जो हमारे को जो भी इनकम आती है, प्रोसीड्स मतलब रिसीवेबल्स, जो हमारे को, सॉरी रिसीट्स जो होंगी, जो भी हमारे को मिलेगा कैश इनफ्लोस, और इसको अगर हम रिडीम कर दें मतलब उनको पैसा वापस कर दें, जिनको हमने शेयर्स दिए हुए थे, मतलब जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे उन्होंने हमें पैसा दिया होगा, अब हमने उसको रिडीम कर दिया, दैट इज उनका पैसा वापस कर दिया, अपने शेयर्स वापस ले लिए, ठीक है। इन डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी जब हम फाइनेंसिंग में आएंगे। चलिए यूजेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में काम आती है, बड़ा ये सिर्फ शॉर्ट है, मैं जल्दी से कराऊंगी, इसमें हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा। यूजेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेटा यूजेस क्या होते हैं, यूजेस मतलब किस काम आती है, बना तो रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम इसलिए बनाते हैं कि वो यूजर्स के काम आती है, या क्रेडिटर्स के काम आती है, या इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए काम आती है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनती है, पहला शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बट आपने पेज नंबर निकाल दिया अपने बुक पे, मैंने कहा आपके हेडिंग्स लिए हैं ये, बाकी आप पढ़ेंगे अपना बुक में से ही। आपके टीएस ग्रेवाल बुक है बेटा, पेज नंबर 5.3 पे आइए बेटा, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग लिखा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड एक्विजिशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, इन्वेस्टिंग एंड असेसिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। वो ये कह रहा है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको जानने के लिए एंटरप्राइजेस की
एंटरप्राइजेस की जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है उनको जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सके कि हमें कितना लोन लेना है, कितना हमें वापस पेमेंट करनी है, हमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर, ये उसकी प्लानिंग। ऑब्वियसली जो बिजनेस करता है पहले से प्लानिंग करके चलता है। अब पहले से प्लानिंग कैसे करेगा, उसके पास कोई डेटा होगा, कुछ होगा कि हमारा बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वो अपनी आगे की प्लानिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स ये बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैश फ्लो हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। एसेस करने में हेल्प करता है कि हमारी पास कितनी लिक्विडिटी है और कितनी सॉल्वेंसी है। दैट इज सॉल्वेंसी मतलब कितना हम, अगर हमने लोगों से उधार लिया हुआ है तो हम उसको कितना पे कर सकते हैं, हम कितने सॉल्वेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कैश कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एफिशिएंटली कितना कैश मैनेज हो रहा है, ऑब्वियसली कितना कैश जा रहा है, कितना आ रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कितना एफिशिएंटली हमारा कैश मैनेज हो पा रहा है कि इजीली हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि गलत जगह पे कैश यूज नहीं हो रहा, क्योंकि कैश पूरी स्टेटमेंट होगी हमारे पास, ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, कहाँ पैसा गया कहाँ गया एक जगह हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो हम इजीली उसको मैनेज कर पाते हैं। कंपैरेटिव स्टडीज हो पाती है, कंपैरेटिव स्टडीज का बेटा इसमें पढ़िए आप। फोर्थ पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कैश फ्लोज विद बजटेड कैश फ्लोज ऑफ ईयर शोज द एक्सटेंट to which cash and cash equivalent were generated and applied as per the plan। वो कह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। हमने प्लानिंग करी स्टार्टिंग में, अब हम उसको प्लानिंग को हम देख ले, जो हमने प्लानिंग करी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई भी है या नहीं हुई, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। पुराने साल की अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट ली, नए साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट ली, हमने अपने प्लानिंग का अपना चार्ट लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कंपेयर कर पाते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस चल रहा है या नहीं, या कहाँ पे हमारी प्लानिंग चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पे हमारी और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, रीजन फॉर कैश पोजीशन, कैश पोजीशन के रीजंस पता चल जाते हैं हमें कि हायर है, लोअर है, कितना हमारे पास कैश ज्यादा है, कितना हमारे पास कम है, कितना और रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आपको आपकी नोटबुक कवर कराने के लिए कर रही हूँ, ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन को इवेल्युएट करते हैं कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया क्या वो सही था या गलत था। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिविडेंड डिसीजन वो ये कह रहा है कि हमारे को इतना फायदा हुआ भी है कि हम डिविडेंड पे कर पाए या नहीं। डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स को पैसा देना, प्रॉफिट देना। तो शेयर होल्डर्स को अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है तो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो वो डिविडेंड डिसीजन में हेल्प करता है कि हमें डिविडेंड पे करना है या नहीं करना, अकॉर्डिंग टू कैश स्टेटमेंट। चले आगे, ऐसे ही बेटा इसकी कुछ लिमिटेशंस है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन दिखाती है, इसमें सिर्फ कैश कैश दिखाएंगे, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है हमारे नहीं दिख पाते हैं। तो लेकिन हम जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं एनपीओ में, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह दिखाते हैं, राइट ऑफ अमाउंट दिखाते हैं, इसमें नहीं दिखाते, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अलग होती है, इनकम मतलब इतना प्रॉफिट हुआ है मेरे को, और इसमें हम इनकम स्टेटमेंट ये हमारे लिए मतलब इनकम स्टेटमेंट की तरह हमारे लिए काम नहीं करती, बस हमारे को कैश आना जाना दिखाती है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, हमें ये नहीं पता चल पाता हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितना लॉस हुआ है। नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, दैट इज बैलेंस शीट भी हमें दोबारा बनानी ही पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद भी। इसका मतलब वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे हम कैश फ्लो बनाए चाहे ना बनाए। सिंपल। हिस्टोरिकल इन नेचर होता है कि पुराने रिकॉर्ड्स को लेके हम बनाया जाता है, प्लानिंग करी जाती है पुरानी चीजों को लेके, नई चीजें कुछ मिस हो सकती हैं। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को असेसमेंट नहीं कर पाता इतना इजीली। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, पढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। वो ये कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाते हैं। कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती हो जाती है और वो हम साल के आखिरी में सुधारते हैं, तो हम गलत कैश फ्लो हम अपने स्टेटमेंट से बना रहे हैं, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो भी गलत बनेगा। ठीक है, चलिए।